Speech off. प्रसन्न कुमार पिंचा यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। आजकल विकलांगता के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली की काफ़ी चर्चा है। दरअसल ये चर्चा काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन इस चर्चा ने और अधिक तूल पकड़ा है, विशेषकर जो कमिटी ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ की एक बैठक अभी हाल ही में जनेवा में संपन्न हुई सितंबर के महीने में। और उस बैठक में भारत की जो इनिशियल कंट्री रिपोर्ट है इस यूएन कन्वेंशन को लागू करने में, उस पे काफ़ी चर्चा हुई। और चर्चा के अंत में समिति ने कई सारे सकारात्मक पहलुओं का भी जिक्र किया, भारत में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और कुछ ऐसे पहलुओं का भी जिक्र किया जहां समिति को चिंता है। और उन जिन मसलों पर चिंता है, उनमें से एक मसला जो शब्दावली जिस तरह की भारतवर्ष में विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त होती है, उस पर भी हुआ। और मैंने अपने एक पहले के वीडियो क्लिप में CRPD पार्ट 2 में विशेष करके, और थोड़ा बहुत शायद पार्ट 1 में भी अगर मुझे सही याद है तो इसका जिक्र किया था। लेकिन मुझे लगा कि इस विषय पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए, संक्षिप्त वीडियो। तो इसीलिए मैंने सोचा, मुझे लगा कि आज इस पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। शब्दावली का महत्व क्यों है? शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी, उसका महत्व इसलिए है कि शब्दावली से आपके माइंडसेट का पता चलता है कि आप किसी एक चीज़ को कैसे व्यू करते हैं। आपके पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ी खबर शब्दावली से मिलती है। इसीलिए कोई अगर कहे कि हमें तो शब्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस बात में बहुत विश्वास नहीं करता। शब्दों से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, और ये जाहिर सी बात है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं पहले शुरुआत में कि मुझे याद है कि बचपन में जब मैं राजस्थान में अपने मेरा घर जहाँ जिस कस्बे में है वहाँ रहता था, तो वहाँ जब काफ़ी लोग आते थे, परिवारों में अक्सर आते जाते रहते हैं, और अन्य जगहों पर भी जब लोग मिलते थे, तो उनमें से कुछ लोग कहते थे कि अरे ये सूरदास है। तो सूरदास असल में एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए थे आज से 400-500 साल पहले। और वो इंसिडेंटली वो भी दृष्टिबाधित थे। अब सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सूरदास कहना, और मुझे बड़ा ये ऑकवर्ड लगता था, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी एम्बैरेस्ड, क्योंकि मुझे ये लगता था कि कोई व्यक्ति उधार ली हुई पहचान के साथ क्यों जिए? वाई शुड वन लीव विद बोरोड आइडेंटिटी? तो अब जो लोग सूरदास कहते थे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके इरादे गलत थे, उनके इंटेंशंस गलत नहीं थे, लेकिन उनसे उससे एक कुछ पता चलता है, कुछ और कि किस तरह से आप, ये भी हो सकता है कि इन देयर एंग्जाइटी ये दिखाने के लिए कि ठीक है हम बहुत ठीक से आपको बता रहे हैं, मतलब सब लेबल कर रहे हैं, तो लेबलिंग की आवश्यकता भी नहीं है ना। अब मेरा अपना मानना है कि एक तथ्य को तथ्य के रूप में ही पेश किया जाना चाहिए, हालांकि पूरी शालीनता के साथ। शालीनता पे कंप्रोमाइज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बयान है वो तथ्य का बयान होना चाहिए। उसमें कोई लाग लपेट या उसमें कोई उसको कोई ढकना या कवर करने की जो प्रवणता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य को तथ्य के रूप में एक्सेप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि तथ्य को रूप से तथ्य की तरह आप अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस तथ्य में परिवर्तन नहीं हो जाता। अगर मैं दृष्टिबाधित हूँ, और अगर दृष्टिबाधित हूँ, इस तथ्य को मैं एक्सेप्ट नहीं करके कुछ और कहता हूँ, तो उससे वो तथ्य मैं दृष्टिवान नहीं बन जाता। तो इसलिए तथ्य को तथ्य के रूप में स्वीकारना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब
कई लोग बहुत अच्छे इरादों से, बहुत ही अच्छे इरादों से, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कहते हैं दृष्टिबाधित को प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है कि जिसके ज्ञान की आंखें हैं। तो भाई ज्ञान की आंखें तो बहुत दृष्टिवान जो लोग हैं, जिनको दिखाई देता है, उनके भी हैं, और कई सारे दृष्टिबाधित व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो एवरेज इंटेलिजेंस या एवरेज उनका ज्ञान कोई बहुत इतना ज़्यादा भी नहीं है कि उनको आप प्रज्ञा चक्षु अनिवार्य रूप से कहें। अब इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि दृष्टिबाधित को दृष्टिबाधित कहने, जहाँ भी आवश्यक और प्रासंगिक हो वहाँ दृष्टिबाधित कहने में क्या प्रॉब्लम है। उसमें दूसरी चीज़ों को लाने की कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। एक शब्द जो हमने पश्चिम से शायद उधार लिया है, डिफरेंटली एबल्ड, यानी अलग तरह से सक्षम। अब सक्षम होता है अलग तरह से, और एक ही तरह से क्या होता है। दोस्तों, क्या आप मुझे ऐसे कोई दो व्यक्ति बता सकते हैं जो हर दृष्टि से समान रूप से सक्षम हो? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कोई उदाहरण के तौर पर कोई गणित में अधिक दक्षता किसी को है, किसी को विज्ञान में है, किसी को स्पोर्ट्स में है, किसी को फिल्म्स में है, किसी को किसी और विधा में है। हर व्यक्ति वैसे तो अनूठा है, अपने आप में यूनिक है, और इस तर्क के आधार पर तो ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी गैर विकलांग व्यक्ति के संदर्भ में डिफरेंटली एबल्ड हूँ, अलग रूप से सक्षम हूँ, तो वो गैर विकलांग व्यक्ति भी इन रिलेशन टू मी वो भी अलग रूप से सक्षम है। लेकिन आप तो केवल मुझे ही डिफरेंटली एबल्ड कह रहे हैं, जो विकलांग व्यक्ति हूँ उसी को। जो गैर विकलांग है उसको तो डिफरेंटली एबल्ड नहीं कह रहे हैं। ये तो सापेक्ष शब्द हैं, रिलेटिव हैं। एक्सक्यूज मी। जो दूसरी बात है कि जब आप मुझे ही अथवा मेरे जैसों को ही डिफरेंटली एबल्ड या अलग तरह से सक्षम कह करके लेबलिंग करते हैं, तो असल में मेरे पास जो संदेश जाता है वो ये जाता है कि आप ये सोचते हैं कि मैं आप लोगों में से, यानी जो गैर विकलांग जनता है, कि मैं आप लोगों में से एक नहीं हूँ, मैं भिन्न हूँ। तो वैसे तो दुनिया में, जैसा कि मैंने कहा, सभी एक दूसरे से भिन्न है, केवल विकलांग ही भिन्न है और बाकी सभी अभिन्न, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप तो केवल मुझे ही सिंगल आउट करके कह रहे हैं कि मैं भिन्न हूँ, और इससे जो बराबरी वाली, जब तो आपको भिन्नता वाले पहलू पे उसको इतना उजागर क्यों करते हैं? आपको तो जो समानता या बराबरी का जो पहलू है उसको अधिक उजागर करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो अगर देखें तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी भिन्न है, विकलांग हो चाहे गैर विकलांग हो। तो और एक और बात है कि जब आप इस तरह की बात कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड, तो ये बड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, पेट्रोनाइजिंग और कंडेसेंडिंग लगता है कि हम जानते हैं तुम एक थोड़े असहाय हो, तुमको तकलीफ है, लेकिन हम एक सभ्य समाज में रहते हैं तो हम तुमको अंधा नहीं कहते, इसलिए हम तुमको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं या सूरदास कहते हैं या डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। मैं कहता हूं भाई दृष्टिबाधित कहो, दृष्टिबाधित से तथ्य भी आता है और शालीन भी शब्द है, इसमें कोई बुरा शब्द थोड़े ही है। तो कई बार मुझे कुछ लोग जो वेल मीनिंग आमतौर पे लोग होते ही हैं इस मामले में, तो मुझे कई बार पूछते हैं कि सर फिर आपको हम कैसे डिस्क्राइब करें। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जहां कहीं भी आवश्यक और प्रासंगिक हो वहां दृष्टिबाधित कहो, ब्लाइंड जेंटलमैन कहो या ब्लाइंड लेडी कहो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी लंबे व्यक्ति को तुम कहते हो कि बहुत लंबे कद के व्यक्ति हैं या थोड़े ओछे कद के व्यक्ति हैं, उनकी हाइट, या तुम कहते हो कि कोई श्याम वर्ण है, कोई गौर वर्ण है, तो कोई दृष्टिबाधित है, ऐसा कहने में क्या समस्या है?
और क्या बुराई है? इससे तथ्य का बयान भी होता है, इसमें कोई शुगर कोटिंग भी नहीं है और बहुत सही है। फिर दिव्यांग शब्द, इसके बारे में तो मैंने पहले कहा ही है किसी एक और वीडियो क्लिप में, क्योंकि दिव्यांग शब्द का उल्लेख CRPD जो कमिटी ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उसने वहाँ पे भी की है। तो दिव्यांग की अगर संधि विच्छेद करें तो मतलब होता है दिव्य अंग, यानी डिवाइन ऑर्गन्स। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जैसे आप मेरे संदर्भ में लीजिए कि मेरी आंखें काम नहीं करती है तो मेरी आंखें तो दिव्य हैं, किसी और की आंखें काम करती है उनको पूरा दिखाई देता है, उनकी आंखें गैर दिव्य हैं। वो कैसे, ये कैसा लॉजिक है? और फिर आप कहते हो कि नहीं साहब, हमने आपकी शक्तियों को पहचान लिया है, तो फिर आप सशक्तिकरण विभाग क्यों बनाते हो? फिर तो कहोगे हमें दिव्य शक्ति होने का मतलब तो ये है ना कि आम लोगों से भी आप अधिक सशक्त हो। फिर तीसरे, ये भी पैट्रोनाइजिंग और कंडेसेंडिंग है, जैसा डिफरेंटली एबल्ड एक्सप्रेशन पैट्रोनाइजिंग और कंडेसेंडिंग है। तो इसलिए मैं नहीं मानता। और अगर मेरे अंग दिव्य हैं, जो गैर विकलांग है उनके अंग क्या है? उनके अंग गैर दिव्य कैसे हो सकते हैं, है ना? और इसी तरह से कई लोग कहते हैं स्पेशली एबल्ड। अरे भाई, स्पेशली एबल्ड और नॉन स्पेशली एबल्ड क्या होता है? एबल्ड इज एबल्ड। और आदमी अलग अलग विधाओं में, आदमी के कौशल और आदमी की क्षमताएं अलग अलग होती है। तो आप डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी को की बात कहना चाहते हैं, तो इसमें स्पेशल और नॉन स्पेशल क्या है? तो इस तरह से ये जो अब एक शब्द है अंग्रेजी का जो बड़ा ही प्रयुक्त होता है, हैंडीकैप्ड। अब हैंडीकैप्ड शब्द की उत्पत्ति देखिए। मध्यकालीन यूरोप में लोग जब भीख मांगते थे तो हाथ में टोपी लेकर भीख मांगते थे, जो भिखारी होते थे। तो उसी से कालांतर में कैप इन हैंड, हैंडी कैप बना, और कालांतर में ये शब्द विकलांगों के साथ इसलिए जुड़ा कि विकलांगों को असहाय माना जाता रहा, तो इसलिए ये हैंडीकैप्ड शब्द। और मैंने इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी का जो प्रयोग किया जाता है उसका उस पर मैंने आपत्ति केंद्र सरकार के साथ और राज्य सरकार के साथ बहुत पहले से मैं उठाता आया हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड है, जब मैं मुख्य आयुक्त था तब भी उठाया था। और इसी का परिणाम है, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा, कि जो हमारा विभाग है केंद्र सरकार में, उसका भी नाम बदला गया, और जो हमारे अलग अलग विकलांगताओं से संबंधित जो राष्ट्रीय स्तर के एपेक्स या प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके भी नामों में तब्दीली की गई है। तो मेरे ख्याल में शब्दावली का असर होता है, और शब्दावली राशनल हो, शब्दावली तथ्य सूचक हो, और शब्दावली शालीन हो, ये मेरा कहना है। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये संक्षिप्त चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप प्रसन्न कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और जो नोटिस वाला बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि जो ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी सूचना हाथों हाथ मिल सके, और आप उस वीडियो को अगर चाहें तो उसी समय देख सकते हैं। आपके कोई अगर सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव निश्चित रूप से मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए, जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के ज़रिए भेजिए। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हालांकि कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं वो आमतौर पर वो जो तकनीकी पक्ष इस चैनल का संभालते हैं वो देखते हैं, और या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी मुझे इसके बारे में आप अपने सुझाव, अपने रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं। और एक बात मैं और भी सोच रहा था, हालांकि उस पर अभी तक अमल नहीं किया है। अगर मेरा मन हुआ और अगर आप लोगों ने भी चाहा तो हम आम दिलचस्पी के मसलों पर भी इस तरह से कुछ चर्चा समय समय पर कर लिया करेंगे। हालांकि मूलतः हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के से एसोसिएटेड इश्यूज़ पर चर्चा कर रहे हैं इस चैनल में। तो
आज के लिए इतना ही. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. थैंक यू वेरी मच. Speech on. Stop button.